यूनान में, एथेंस में करीब 2500 साल पहले एक दार्शनिक हुए सुकरात। वो एक पूरा उनका चेन है, सुकरात के चेले, फिर प्लेटो के फिर ये अरिस्टोटल। तो सुकरात कहिए या सोक्रेटिस कहिए, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही है जो आज भी कोट करते हैं लोग, कि अगर पसंद की पत्नी मिल जाए तो आदमी की लाइफ बन जाती है, खुश हो जाता है, बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करता है। और पसंद की पत्नी न मिले तो वो दार्शनिक बन जाता है। इसे और संदर्भों में भी ले सकते हैं कि दार्शनिक बन जाता है, कलाकार बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है। अब पता नहीं ये बात कितना सही है कितनी गलत है, पर सुकरात यही कहते हैं। आप देखें गज़ल ज़्यादातर उसमें लिखी जाती हैं कि वो अपनी प्रेमिका के लिए लिखी जा रही हैं कि हमारा महबूब नहीं है हमारे पास, और ये है, और कब आएगा, और जुदाई, और ये सब इन चीज़ों की होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जब वो महबूबा मिल जाती है पत्नी के रूप में, और कहानी एकदम कुछ बदल जाती है। जैसे आइंस्टाइन ने कहा है कि एक लड़का ये सोचता है कि ये जो लड़की मैंने अपने लिए पसंद की है ये ऐसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। बड़ी पतली दुबली, सुंदर सी, बड़ी नज़ाकत वाली, नफासत वाली, अदाओं वाली। और लड़की क्या सोचती है कि ये जो निठल्ला आवारा लड़का मैंने पसंद किया है, जो सिगरेट भी पीता है, बियर भी पीता है, और कुछ करता धरता कुछ है नहीं, और उटपटांग हरकतें करता है मुझे पाने के लिए कि किसी तरह मुझसे शादी हो जाए, कपड़े फाड़ देता है अपने, और कुर्ता फाड़ के और कमीज़ फाड़ के घूम रहा है, और वो सब कर रहा है, कुछ कर धर भी नहीं रहा। इसको मैं सुधार लूँगी, ये बदल जाएगा पूरी तरह से। अब सीन कुछ और ही होता है। इधर वो लड़की तो बदल जाती है जो कि नहीं बदलनी चाहिए थी लड़के के हिसाब से। बच्चे होते हैं, थोड़ा वेट गेन कर लेती है, बहुत सी मोटी हो जाती है, चेहरा उस रूप में देखा जाता है फिर कि जिसमें वो नहीं देखना चाहता। भाई पहले तो मेकअप में रहते थे, मेकअप के बाद तो अब साथ ही रह रहे हैं। अच्छा, वो सारी चीज़ें होती हैं स्त्री के साथ भी कि जो पुरुष के साथ होती हैं, छींकना, खांसना, बुखार आना, नाक बहना, और बहुत सारे जो झंझट हैं, कभी कान खुजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब ये सब तो उसने देखा नहीं, वो तो ग्लैमर में आया था। वो तो ग्लैमर के उस चक्कर में उसने वो सब कुछ सीन बदल जाता है। इधर जो लड़की ने सोचा था कि ये बदल जाएगा, वो या तो बदलता नहीं है, वो मानता ही नहीं है कि मैं अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हूँ। मैं सिगरेट पीता हूँ तो पीऊँगा, या मैं पान तम्बाकू और ये सब चीज़ खाता हूँ तो खाऊँगा, मैं बियर पीता हूँ तो पीऊँगा, घर देर से आऊँगा तो आऊँगा। और अगर वो बदल गया, अगर वो बदल जाता है किसी तरह से, मान लीजिए, तो कहती है तुम वो नहीं रहे, तुम पहले जैसे नहीं हो। तो ये तमाम संकट जो हैं शादी ब्याह में, मतलब ये झेलने पड़ते हैं, और इस झेला झाली का नाम ही शादी है। जैसे आपने देखा होगा ना, पुरानी फिल्में होती थी, उनमें हीरो होता था, हीरो तो कोई भी दिखा देते थे, रिक्शे वाला, तांगे वाला, इन नामों से फिल्में भी आई हैं। और जो लड़की का बाप होता था वो एक कामयाब बिजनेसमैन होता था, या कोई राजा दिखाया जाता था, कोई रईस आदमी दिखाया जाता था, वो सब होता था। यहाँ से कहानी शुरू होती थी। फिर वो तमाम, क्योंकि विलन होता था वो, भाई बेटी का जो बाप होता था, वो तमाम उनमें अड़ंगे लगाता था उन दोनों के मिलने में, और बहुत सारे षड्यंत्र रचता था, और बड़े गुंडों से हमला करवाता था, ये सब करवाता था। ये सब हो हवा के फिर एंड ये होता था, हैप्पी एंडिंग हो जाती थी फिल्म की, कि वो शादी हो गई, वहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती थी। क्योंकि शादी के बाद की जो स्थिति बनती है ना, उसमें किसी का फिर दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तो असली दुनिया है ना, वो असली दुनिया है। और जब आप सिनेमा देखने जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, उसमें इतने का पॉपकॉर्न और उतने का कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो फिर आप
सपनों की दुनिया देखने जाते हैं। और मोहब्बत की दुनिया जो है वो सपनों की दुनिया तो होती है, क्योंकि कामयाब मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती। होती है? नहीं होती। सारी कहानियां जितनी भी हैं, वो चाहे लैला मजनू की हो, वो शीरी फरहाद की हो, या सोहनी महवाल की हो, और ऐसी बहुत सारी हैं, वो सब इसकी हैं कि वो बिछुड़ गए, वो मिल नहीं पाए या मर गए, कुछ ऐसा हो गया। नहीं, शादी की जब शुरुआत होती है तो लड़का जो होता है एक बेतरतीब सा लड़का होता है, 20, 22, 23, 24 साल का। अब तो थोड़ा बदल भी गए हैं लड़के, थोड़ा तरतीब वाले हो गए हैं। नहीं, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की स्थितियां यही थी कि वो अपना थोड़ा लापरवाह होता है। उससे और साल 2 साल 4 साल उम्र में कम लड़की जिससे उसकी शादी होती है, उसको उसे सुधारने की जिम्मेदारी मिलती है, जो उसमें सबसे ज़्यादा उसे आनंद आता है, उसको सुधारने में। एक बिगड़े हुए लड़के को, थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ, गैर जिम्मेदार, कि आया तो जूते कहीं पटक दिए, मोजे कहीं पटक दिए, और कपड़े उठाए कहीं रख दिए, बेतरतीब सा, उसे सुधारने की जिम्मेदारी मिलती है पत्नी को। ये उसका सबसे आनंददायक वो होता है, पूरा का पूरा एपिसोड, उसे सुधारने का। बड़े अपने आप को जिम्मेदार और वो महसूस करती है वो कि हाँ देखा, ये तुम ठीक नहीं करते, वो तुम ठीक नहीं करते, ये गड़बड़ करते हो, इसे क्यों नहीं ठीक करते, और ये कर दूंगी, मैं दूर हो जाऊंगी, तुमसे अलग हो जाऊंगी, सब तमाम दुनिया जान की चलती रहती है। एक लड़का ऐसा होता है, उसकी शादी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सही है हर तरह से, वो कंप्लीट मैन जैसे जो होते हैं ना, मतलब बिल्कुल जहाँ गंभीर रहना है वहाँ गंभीर है, जहाँ हंसना है वहाँ हंस दिए, और कोई ऐब नहीं है उनमें, कोई गड़बड़ झाला नहीं। ऑफिस अगर जाते हैं तो टाइम पे आ जाते हैं, और कुछ ना कुछ एक गिफ्ट लेके आते हैं, कभी चॉकलेट आए और ढंग से बाय कह के जाते हैं अपने पत्नी को। सब कुछ सलीके से करते हैं, बहुत बढ़िया। कपड़े वपड़े भी सलीके से रखते हैं, अपने जहाँ मोजे रखने हैं वहाँ मोजे रख दिए, जहाँ जूते रखने हैं, जहाँ चप्पल रखनी है, उन्हें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, सब कुछ व्यवस्थित है। ऐसा पति किसी भी लड़की को सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि वो करे क्या, वो करे क्या। जैसे कि एक बाप परेशान था कि साहब मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती। तो उसका एक दोस्त था जो साइको एनालिस्ट था, वैज्ञानिक जो होते हैं, और वो डॉक्टर होते हैं मनोविज्ञान के। तो वो था, उन्होंने कहा कि आप मेरी मुलाकात करवाओ, मेरे पास ले आओ उसे, अपनी बिटिया को, मैं समझा दूंगा। उसने समझाया कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम आगे चल के कुछ ना कुछ करोगी, अभी तुम्हारे जॉब शुरू हुआ है, उसमें फिर तुम्हारे ऊपर तमाम तरह के प्रेशर होंगे, ब्लेम भी किया जाएगा तुम्हें बहुत सी चीज़ों के लिए, तुम्हें कमियां निकाली जाएंगी तुम्हारे इसमें काम में, डांट भी पड़ेगी तुमसे, और गलतियां भी होंगी, कहीं गाड़ी चला रही तो पता चले छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ये सब होगा, तमाम जो सारी उलझनें होंगी, तमाम परेशानियां होंगी, ये झुंझलाहट कहाँ निकालोगी। इन सारी गड़बड़ियों के लिए तुम ब्लेम किसे करोगी? पति इसीलिए होता है, पति इसीलिए रखा जाता है कि उसे हम ब्लेम कर सकें। लड़की की समझ में आ गया, शादी के लिए तैयार हो गई, और पति पत्नी का जो प्रेम है ना, ये सामान्य जो मोहब्बत और प्यार और से जो कहते हैं उनसे अलग होता है। किसी से कहा जाए कि आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है कि जिससे आप नाराज भी होंगे और खुश भी होंगे। आपका जीवन अब ऐसे जाएगा कि उससे आप नाराज भी होंगे और खुश भी होंगे, उससे प्यार भी करेंगे, नफरत भी करेंगे। आपकी समझ में आएगी ये बात? ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जिंदगी में? समझ में यूं आती है कि पति पत्नी का रिश्ता यही है कि वो सालों साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, और हर समय ये चलता रहता है, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी तमाम बहुत सारी चीजें। बोलचाल बंद हो जाती। अब बोलचाल बंद होने का तो एक अलग ही
हिसाब किताब है। मैं एक बार सफ़र कर रहा था ट्रेन में, तो वहाँ एक शादीशुदा औरत बैठी हुई थी, उसके गोद में एक कोई 1.5 साल का बच्चा था। उसके साथ उसकी कोई रिश्तेदार रही होगी, कोई या सहेली रही होगी, उससे वो बात कर रही थी और गुस्से में बात कर रही थी। मुझे साफ सुनाई दे रहा था, मुझे क्या, जो और लोग बैठे थे उनको भी साफ सुनाई दे रहा था। वो क्या कह रही थी कि देखो बहन जी, 3 साल से बोलचाल बंद है, 3 साल से हम दोनों की बोलचाल बंद है। मैं बात नहीं करती हूं, हाँ भी नहीं करती, और आप सही मानना मेरी बात को, मैं ये ऐसे ही अब पूरी जिंदगी निकालूंगी। और 1.5 साल का बच्चा गोद में, तो ये क्या खेल है? ऐसा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। ये दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। 2 दोस्तों का रिश्ता ऐसा हो सकता है कि उनमें बोलचाल बंद हो और पता चले एक दूसरे को खाना भी खिला रहे हैं, साथ में घूमने भी जा रहे हैं। यहां तो बहुत कुछ हो रहा है, ये तो बच्चे हो रहे हैं। अच्छा, इसमें और एक खेल और है कि स्त्री और पुरुष के जो प्रेम की पराकाष्ठा है, विशेषकर पति और पत्नी की, कि पत्नी का जो प्रेम है, जब वो अपनी संपूर्णता को मतलब पा लेता है, अपनी पूरी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तो पत्नी मां के रूप में आ जाती है। और जब पुरुष का प्रेम अपनी संपूर्णता को पा लेता है, तो वो पुत्र के रूप में हो जाता है। ये पति पत्नी के रिश्ते का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। अच्छा, फिर आप ये चीज देखिए, आदमी जो है वो सदा एक पुत्र भाव में ही जी पाता है स्त्री के साथ। आपने बहुत सारे ऐसे वो देखे होंगे कि बहुत सारे आदमी देखे होंगे, मैंने तो देखे ही हैं, कि जिनकी बेटियां उनका ख्याल रखती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे का ख्याल रखा जाता है। जिनकी बहन उनका ख्याल रखती हैं जैसे बच्चे का रखा जाता है। पत्नी तो खैर रखती है। तो ये भी एक पहलू जबरदस्त है कि जो पति पत्नी एक दूसरे से, जो उनका रिश्ता है, उसका अगर आनंद लेते हैं तो वो बेस्ट पोजीशन है। आनंद लेते हैं, उसे जीते हैं रिश्ते को। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं तो वो ये कि निभाते हैं। निभाने की पोजीशन हो जाती है, कभी बच्चे की वजह से निभा रहे हैं या कुछ बहुत सारे कारण बन जाते हैं, वो निभाते हैं। और जब स्थिति ये आ जाती है कि उस रिश्ते को ढोते हैं, तो ज़बरदस्ती ओढ़ के रहना पड़ता है उस रिश्ते को, वो सबसे खराब स्थिति होती है। उससे बुरी कुछ नहीं है। कोई भी पति पत्नी, सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी तभी हैं जब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये उनके साथ रहने का कारण हो। उनके साथ रहने का कारण ये हो कि भैया इसलिए हम साथ हैं क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो फिर वो पति पत्नी हो या न भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेस्ट पोजीशन है, सबसे ऊंचाई की स्थिति ये होती है। पति पत्नी के रिश्ते के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी उसके विभाग हैं। एक ये भी होता है कि कुछ पति पत्नी ऐसे भी होते हैं जो इसलिए साथ रहते हैं कि एक दूसरे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, सब चीजें होती हैं, प्यार मोहब्बत भी होती, सब कुछ होता है। ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, मौज करे? ये देखा है ऐसी बातचीत है? ये भी रिश्ता होता है। और एक और है, हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है ब्रजभाषा की कि न तोकू और न मोकू ठौर, मतलब तेरे लिए कोई और नहीं है और मेरे लिए कहीं ठौर नहीं है, कहीं जाने को कोई जगह नहीं है, इसलिए साथ रहते हैं। और ये भी बड़ा मजेदार रिश्ता होता है। इसमें सारी चीजें होती हैं लेकिन हमेशा साथ रहते हैं। साथ रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम, मतलब आप अपने पति को या पत्नी को समझते कितना है। आप दावा तो करते हैं कि प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर उसे समझते कितना है आप?
समझने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे समझ लूँगा, वो नहीं है। समझने का मतलब ये है कि उसकी पसंद क्या है, भोजन में, कपड़ों में, घूमने में, फिरने में। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये दो मामला अपोजिट है। दोनों की पसंदें बिल्कुल अलग तरीके की हो सकती हैं, इसलिए इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि दोनों की पसंद, भाई वो एक स्त्री है एक पुरुष, तो आप उनको कह ही अपोजिट सेक्स रहे, मेल फीमेल है, तो अलग अलग तरह के उनके भाव होंगे, अलग अलग तरह की उनकी पसंद हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसे स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि अगर अंतरिक्ष में किसी को भेजा जाए जिनमें कुछ स्त्री हों कुछ पुरुष हों, तो स्त्रियों की संभावना ज़्यादा है जो कहेंगे कि इसमें बाहर कूद के देखें अंतरिक्ष यान में से, रॉकेट में से, कि कैसा लगता है, फिर भले ही कुछ भी हो। ठीक है। एक ये अंतर है कि स्त्रियां बहुत अच्छी जज हो सकती हैं और आदमी बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं। आदमियों के पास होता है तर्क बहुत अच्छा देते हैं, और स्त्रियां निर्णय अच्छा देती हैं तुरंत। आप घर में कह के देखिए अपनी पत्नी से कि अरे आज मन नहीं हो रहा ऑफिस जाने का, मत जाओ। अरे नहीं, बहुत काम तो जिंदगी भर करना है, काम पड़ा है, काम तो जिंदगी भर करना है, तुरंत निर्णय। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि ये बात अभी समझ में आए, ये थोड़ा बाद में सोचेंगे तब भी समझ में आ सकती है। तो जज तुरंत। अब जज से यहां याद आया कि हमें किसी भी रिश्ते में या किसी भी व्यक्ति के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम पहले से जो मान के चलते हैं ना, और एक जनरल सा एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि तुमने ये कर लिया, बोले हाँ मुझसे हुआ नहीं, अरे वो औरतें ऐसी होती हैं। तुम क्या कर रहे हो, कि वो ढूंढ रहा हूँ, कह रहा है आदमी ऐसे ही होते हैं। तो जो हम ये पूरे के पूरे आदमी की पूरी नस्ल को हम कह देते हैं, या औरत की पूरी नस्ल को कह देते हैं महिलाओं की, ये गलत है। तो जजमेंटल होना, हर समय जज करना कि तुमने ये नहीं किया, हाँ औरतें ऐसी ही होती, ये बात बहुत चुभती है क्योंकि उन्हें जनरलाइज कर, उन्हें इनको एक समूह में शामिल कर दिया जाता है, जैसे कि वो जैसे कि गधे हैं, क्या गधे घोड़े ऐसे उसमें, या वो भेड़ है, गाय है, इनका झुंड है, उसमें शामिल कर दिया। ये बात बड़ी गड़बड़ है। जजमेंटल ऐसे नहीं होना चाहिए कभी। अच्छा, अब दूसरी तरीके से एक जज करने का है, उसमें आदमी हमेशा फंसा रहता है। कैसे? और उसमें जवाब क्या दे समझ में नहीं आता। बोले ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है, देखना। बोले हाँ इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मतलब उसका मतलब मैं अच्छी हूं नहीं, इसी ड्रेस में ही सुंदर लग रही हूँ, इस ड्रेस की वजह से सुंदर लग रही हूँ मैं। हंसे। अब एक सवाल और आता है, देखो जरा मुझ में कुछ आज डिफरेंट है। मर गए भाई। पति पत्नी है, एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या मतलब चेंज क्या है। चेंज तुम में क्या चेंज है, मतलब चेंज क्या है, देख रहा बेचारा ऊपर से नीचे तक, क्या चेंज है, क्या चेंज है। हाँ शायद ये तुमने क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। बस ये तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं फेशियल करा के आई हूँ, मैंने आईब्रोज करवाई हैं, मैंने ये हेयर स्टाइल बदल दिया है, आज तुम्हें दिखाई नहीं देता है। ये क्या मतलब है इस बात का? यहाँ झगड़ा। एक और आता है मामला, ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से पति भी हैं और पत्नियाँ भी हैं सब, ठीक है, तो समझ रहे हैं इस चीज़ को। एक होता है मोटापे का। जिंदगी में अगर किसी पति ने कि अपनी पत्नी को मोटा बता दिया किसी भी इनडायरेक्ट तरीके से भी गया,
कहना ही नहीं है। अरे तुम इसमें आज बड़ी पतली लग रही हो, मर गए, क्या मैं मोटी हूं? अबे तुमने तो अपने सोच से मन के मतलब अपनी बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई मैं बड़ा खुश, शायद खुश हो जाएंगी श्रीमती जी, तुम गए। अच्छा तो मैं इसमें आज मोटी लग रही हूँ, वैसे हूँ, मतलब वो पतली लग रही हूँ लेकिन हूँ मैं मोटी, गए। तो सोच समझ के। एक और बात जो पति पत्नी को झगड़े के उसमें समझनी चाहिए, पति पत्नी क्या, ये हर व्यक्ति को ही समझनी, मित्रों को लेकर कि झगड़ा हो रहा है, कहासुनी हो रही है, बहस हो रही है, ठीक है, लेकिन बात जब खत्म हो तो गलत नोट पे ना हो। गलत नोट कहते हैं जो जैसे पियानो और इनके वो है ना, तो उस पर गलत नोट पे नहीं होनी चाहिए खत्म बात। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि आपने मान लीजिए दो भाई हैं या दोस्त हैं या दो सहेलियां हैं, बहनें हैं, कोई भी रिश्ता है, उनसे आपने झगड़ा किया और झगड़े पर ही बात खत्म हुई और उसके बाद ऐसा ना हो जाए कि दोबारा फिर मिलना ही ना हुआ कभी। हो सकता है कोई एक मर जाए या कहीं ऐसी जगह चला जाए। तो बात हो, नोक झोंक हो, तर्क वितर्क हो, अपने पक्ष रखे जाए, सब हो, लेकिन उसका जो समापन है ना, वो गलत नोट पे नहीं होना चाहिए। वो ठीक उस जगह होना चाहिए कि जहां से बात जारी रहे या फिर न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब ठीक ठाक उनके वो हो जाए। अब मान लीजिए इसको चीज को समझा कैसे जाए। आप किसी से जब नाराज होते हैं तो एक ऐसा होता है जैसे डायरी खोल ली, एक पन्ना वो है, एक तरफ के पन्ने उल्टे वो है जिन पे वो सब लिखा हुआ है जो उसने गलत किया है, जो गड़बड़ की है, झगड़े किए हैं, और एक ये है कि जिन पे सब कुछ अच्छा अच्छा है, बढ़िया घूमने गए थे, बातचीत की थी, गिफ्ट विफ्ट ये सब हुए थे और सब व्यवहार बड़ा अच्छा था, तो तकलीफ में बड़ा अच्छा होता ये है। तो जब हम गुस्सा होते हैं तो उनको खोल लेते हैं, उन पन्नों को, उस डायरी के उन पन्नों को जिन पे सब कुछ गड़बड़ लिखा हुआ होता है। और जब हम प्रसन्न होते हैं तो वो पन्ने खुले रहते हैं हर समय जिनमें सब अच्छी अच्छी बातें हैं, एक अच्छे मोमेंट्स हैं, अच्छी यादें हैं, सब ये। तो इसके लिए करें क्या? अगर आप किसी से बहुत नाराज हैं तो उसकी अनुपस्थिति को जीने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि ये अब है ही नहीं हमारी दुनिया में। मान लो आप अपने भाई से नाराज हैं, बहन से नाराज हैं, कुछ है ऐसा, कुछ है, दोस्त से नाराज, तो ये सोचिए कि ये रहे ही नहीं, ये मर जाए तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे, क्या हमें क्या फील होगा? गुस्सा ऐसे आ जाएगा नीचे सटाक से, दिमाग में ऐसे ही निकल जाता है उसी समय। अगर ये तरकीब आप सीख लें तो कि अनुपस्थिति को उपस्थिति में अनुपस्थिति को जी लेना नहीं, तो ये अनुपस्थिति और उपस्थिति का जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है सीखना। और इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होती है अपने मन में ही, खुद ही आप कोशिश करेंगे आ जाएगा। क्योंकि झगड़े बड़े होते हैं, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, झगड़े होते हैं। अब तलाक तक नौबत पहुंची हुई है, पर दोनों में से कोई एक ऐसा है जो साइन करने को तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि अरे क्योंकि अलग रहना नहीं है। अलग न रहने के बहुत सारे कारण हैं। जितने कारण अलग होने के हैं उससे और ज़्यादा कारण साथ में रहने के हो जाते हैं कि इसके बिना कैसे रहेंगे। औरतें सोचती हैं कि मैं अकेली हो जाऊंगी, बच्चे कैसे पलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मान लो वो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो अब तो होने लगी है, पहले तो बहुत दिक्कत होती थी। आदमी सोचता है भैया ऑफिस से लौटूंगा क्या होगा, खाना वाना कौन बनाएगा, क्या हुआ है, कोई केयर कौन करेगा। आदमी को अकेले रहने में परेशानी होती है क्योंकि आदमी हमेशा अधूरा है, औरत संपूर्ण है। औरतें आपने देखा बीमार कम होती हैं,
छींक भी आएगी, डॉक्टर के फ़ोन कर लेंगे, डॉक्टर पास चली जाएंगे। आदमी को मतलब बिल्कुल उसका लिवर भी ख़त्म हो रहा है और किडनी भी ख़त्म हो रही है, तब जाकर उसे धक्के मार के ले जाया जाता है कि चलो तुम्हारा चेकिंग करानी है, सब करानी है, क्योंकि लापरवाह होते हैं ना। फिर साथ रहने लगते हैं, शादी हो गई, साथ रह रहे हैं, आदत पड़ जाती है। कुछ ही समय बाद ये भूल जाते हैं कि हम इस व्यक्ति के बिना कैसे रह रहे थे। वो जो उस व्यक्ति के बिना रहने की आदत थी वो तो खत्म, अब साथ रहने की आदत है। तो इससे बड़ा जुड़ाव होता है और साथ में रहने का होता है। मैंने जैसे कहा ना कि तलाक लेना है पर साइन नहीं करने। अच्छा, अदालतें भी बड़ी चालाक है, वो भी महीने महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने का टाइम देते। आप पहले दोनों आपस में काउंसलिंग कर लें, उसके बाद तलाक पे बात हो, क्योंकि वो जज और जो वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो भी तो शादीशुदा बैठा हुआ है, वह उसको भी तो अपने घर की मालूम है। जिसने कानून बनाया है उसको भी तो पता है, क्योंकि वो भी पति है या पत्नी है, उन्हें पता होता है क्या बात है। कि अरे घर का झगड़ा है, आ जाना, ठीक है, कि क्या हुआ, कि वो कुछ नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है तिकोने पराठे, ये तिकोनी पराठे बनाती है। अगर मान लो खाना बनाने का काम उसके पास है तो पत्नी के पास, क्योंकि अब तो सिनेरियो बदल रहा है ना, अब समाज बदल रहा है और बेहतर हो रहा है। दोनों को काम, मैं तो कह रहा हूं कि तैयार कर लेना चाहिए अपने बच्चों को, खासतौर से बेटों को, कि सीख लो गोल रोटी कैसे बनानी है और तिकोना पराठा कैसे बनाना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाली है आगे चल के। बर्तन कैसे बढ़िया मांजे जाएंगे, कम से कम टाइम में, कम से कम पानी में, है? पोंछा बढ़िया बिना थके पोंछा कैसे लगाना है। तो तैयार करिए अपने बच्चों को, क्योंकि लड़कियां तो अब फौज में जा रही हैं। अभी आज ही मैं देख रहा था अखबार में, पता नहीं कौन सी फोर्स है वो, तोप खाना जो है उसमें लड़कियों को इंचार्ज बना दिया। तो भैया तुम्हारे लिए पराठे कौन बनाएगा, तुम खुद, है ना। तो अपने बच्चों को सिखाइए, लड़कों को खास तौर से, कि भैया सब कुछ सीखो। थोड़ा बहुत कहीं से उधड़ गया है तो वो क्या होता है, वो रफू करना क्या कहते हैं, वो भी सीखो। एक चीज और है कि विवाह पे चर्चा की जाए तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि विवाह है क्या, ये कैसा रिश्ता है और क्यों है, किस वजह से। आपको पता है लगभग सभी उनमें शपथ दिलाई जाती है, जैसे ऐसे होता है, वो सप्तपदी में होता है और किसमें होता है, मुस्लिम्स में भी होता है, उनमें से कॉन्ट्रैक्ट जैसी होती है शादी, ईसाइयों में भी, सब में, हर एक में, और कहा भी जाता है आपस में, वो सब उनके माँ बाप तय करते हैं, वो सब करते हैं। तो एक शपथ जैसा होता है। तो ये एक पद है, पति और पत्नी, ये पद है, पोस्ट है, जैसे डीएम एसपी की पोस्ट होती है, ठीक। शपथ क्यों दिलाई जाती है, शपथ और किन को दिलाई जाती है आपको पता है? नेताओं को शपथ दिलाई जाती है, गवाह को शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि नेता से उम्मीद नहीं होती कि ये कुछ शपथ वपथ निभाएगा, तो उसे कोशिश की जाती है कि भैया निभा। गवाह को शपथ दिलाई जाती है, उन्हें मालूम है कि झूठ बोलेगा गारंटी से, तो इसे कुछ तो दबाव बनाओ। तो पति पत्नी को शपथ दिलाई जाती है कि कुछ तो लिहाज करें, इस शपथ की वजह से ही करें। तो ये पोस्ट है, और हर पोस्ट की, हर पद की एक गरिमा होती है, एक नियम होता है, उसको निभाने का एक नियम होता है। जैसे जज होते हैं ना, तो अपना काला वो पहन के और वो जाके अपने वैसे बैठेंगे और वो सब होगा। नेता जो है वो अपने अलग तरीके से अपनी शपथ को निभाने के चक्कर में रहते हैं, अपनी गरिमा को निभाने के चक्कर में रहते हैं कि ये ड्रेस पहननी है, वो नहीं पहननी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक पोस्ट है, ये एक पद है, इसमें ऊंच नीच न हो जाए, इसलिए ये शपथ होती है। और उसके अलावा सबसे बढ़िया शादी है कौन सी, कि सबसे पहले इन शपथ जो है ना, इसको उठा के लग रख दे,
समझदार पति पत्नी वो होते हैं जो पहली बार मिलते ही शपथ को अलग रख देते हैं। वो कहता है कि तू मेरी पत्नी नहीं, और वो कहती है कि तू मेरा पति नहीं। तो क्या है फिर? जीवन साथी, जीवन भर के साथी, एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे के सखा, एक दूसरे के राजदार, एक दूसरे के तीमारदार, एक दूसरे के आंसू पोंछने वाले, एक दूसरे के साथ खुशी बांटने वाले। तो पति पत्नी को बढ़िया दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए सबसे पहले ये पति और पत्नी की जो पोस्ट है ना, इसे छोड़ देना चाहिए आपस में। हाँ, अपने परिवार के साथ में आपको जो संस्कार जो भी निभाने हैं, आपको करवा चौथ करनी हो या कोई और चौथ और तीज करनी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो व्यक्तिगत आपस में जो संबंध होना चाहिए पति पत्नी में, वो किसी शपथ के चलते नहीं होना चाहिए। वो उस गांठ के बदले नहीं होना चाहिए जो भावर पड़ने से पहले गांठ बांधी जाती है, उसके चलते नहीं होना चाहिए। वो कन्यादान के चलते नहीं होना चाहिए। वो तो एक दूसरे के साथ में ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि मैंने कहा ना, जीवन साथी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे समाज में जो सबसे बड़ी गलतियां हुई हैं, वो भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जगह जगह आज भी हो रही हैं। वो ये है कि हम बहुत से रिश्तों में किसी भी व्यक्ति को वस्तु की तरह से मान के चलते हैं, जिसमें स्त्री का सबसे ज़्यादा झेलने का मामला इसमें हो जाता है। स्त्री को वस्तु की तरह से ट्रीट किया जाता है। बहुत से ऐसे वो भी हैं कि जहाँ अपने आप को स्त्री प्रस्तुत ही वस्तु की तरह से करती है, वो एक अलग बात है, ये उसकी टेंशन है। लेकिन पुरुषों को चाहिए कि वो वस्तु की तरह से न उसे वो करें। दूसरा एक चीज़ और आती है हमेशा, वो पहले भी बोला है कि स्वतंत्रता देना और स्वतंत्रता में दखल न देना, ये दो अलग बात है। आप किसी भी पति से पूछें तो क्या कहता है? साहब, मैंने तो अपनी पत्नी को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। ये कितनी ज़्यादा गर्व की और अभिमान की और उसकी अपने आप को बड़ा साबित करने की बात हो गई कि स्वतंत्रता दे। अरे तुम कौन हो? स्वतंत्रता दे रखी है। तुम कौन हो भाई स्वतंत्रता देने वाले? तुम्हें तो सिर्फ इतना कहना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी पत्नी की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता। ऐसे सम्मान का है। मैं तो अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करता हूँ, ये करता हूँ। बेवकूफ़ी की बात है। तुम हो कौन? तुम कितने छोटे हो, ये कभी सोचा है? तुम सम्मान करने वाले कौन हो? तुम तो सिर्फ इतना करो कि इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखो कि कैसे भी उनका अपमान ना हो जाए, उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। तुम्हें सिर्फ इतना करना है। लड़कों को समझाया जाता है कि भाई तुम्हें लड़कियों का सम्मान करना है, स्त्रियों का सम्मान करना है। ये कोई बात है? लड़कों को तो ये सिर्फ ये समझाया जाना चाहिए कि गलती से भी अपमान ना हो जाए, क्योंकि अपने सम्मान की चिंता तो स्त्री खुद ही कर लेगी। तुम कौन कि खामखा? तो एक वो सुनाता हूँ आपको। यहाँ जो बैठे हुए पति हैं जितने, वो जरा ध्यान से सुने, और जो पत्नियां हैं वो भी ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे थे, बहुत ज़्यादा वो लगे हुए थे अपना। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि वो ब्रह्मा जी से मिलना है। बोले बहुत बिजी चल रहे हैं, फिर आओ आप। अरे बोले नहीं, मुझे ज़रूरी काम है, अभी मिलना है। अरे नारद जी तो हर जगह पमाड़ा करने में लगे रहते थे, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता था खेल। उन्हें अभी मिलना है। बोले ठीक है, मिल लीजिए। तो देखा तो ब्रह्मा जी एक अपना कुछ बनाने में लगे हुए थे, कोई कृति। तो नारद जी ने पूछा कि ये क्या बना रहे हैं? बोले ये स्त्री है। अरे बोले आपने पुरुष को बनाया, आदमी बना दिया, ठीक है, वो स्त्री किस लिए? तो नहीं, ये जरूरी है बनाना। तो इसमें क्या, ऐसी क्या विशेष बातें हैं कि इसमें? बोला देखो, ये बच्चे पैदा करेगी, उन्हें पालेगी, और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी इसे। आप जानते ही हैं कि माँ बनने के लिए या माँ के लिए कोई
इंस्टीट्यूट तो खुले हुए नहीं, कैसे पालेगी? कोई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है, कोई डिग्री मिलती हो। हर माँ अपने बच्चे को पाल लेती है जैसे भी वो है, और बढ़िया अपने हिसाब से पूरी बढ़िया तरीके से पाल लेती है। बोले बच्चों को पालेगी भी है। बोले कितने बच्चे पैदा करेगी? बोले कितने भी कर सकती है, 2, 4, 6, 10। अच्छा, ओहो, और इसमें क्या खासियत है? बोले बहुत सारी खासियत हैं। ये मतलब नर्स भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, वकील भी बनेगी, जज भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, सब बनेगी। अच्छा, सेना में भी जाएगी, पुलिस में भी जाएगी, घर में भी रहेगी, खाना भी बनाएगी, घर का ध्यान भी रखेगी, घर के सारे उन कामों को करेगी जो सबसे बोर दुनिया में, जो जब ऐसे काम छांटे गए कि जिनमें सबसे ज़्यादा हम ऊब महसूस करते हैं, बोर होते हैं, जिनमें कहते हैं ना बोरियत हो रही है, उन मतलब उनमें से शुरुआती जो 13-14 काम हैं, ये वो हैं जो हाउसवाइफ करती। उस सूची में शुरुआत में ही पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, उसमें 13-14 काम ऐसे हैं जो हाउसवाइफ करती। वो बर्तन मांजने से लेके, पोंछा लगाने से लेके, खाना बनाने से लेके, खाना बनाने को तो खैर एंजॉय भी करते हैं बहुत से लोग, बर्तन मांजना और ये सब, पोंछा लगाना, ये सब है। और धर्म को निभाएगी। आदमी तो धर्म को राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से लेता है, ये उत्सव की तरह से लेगी। त्योहार इसी की वजह से होंगे, मेले ठेले ये सब जो हैं, ये सब इसी की वजह से होंगे। अच्छा, और हर एक की, पूरी सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, उनकी सबसे पहली गुरु यही होगी, चाहे माँ के रूप में हो या शिक्षिका के रूप में हो। तो गजब का मामला है। इतने सारे काम गिना दिए नारद जी बोले, तो इसके अभी फिलहाल तो आपने इसके 2 हाथ लगाए, तो 10, 15, 20 हाथ और लगाएंगे क्या? बोला 2 ही हाथ हैं। बोले हाँ, लगभग आदमी जैसे ही। बोले हाँ। बोले 2 हाथ, सिर्फ 2 हाथों से ही? बोले हाँ, 2 हाथों से। बोले और क्या खासियत है इसमें? बोले बुद्धि विवेक से चलेगी, सहनशीलता इसमें होगी। लेकिन आपने ये जो बनाया है, इसके सिस्टम, दोनों आंखों में से आंसू जो आ रहे हैं, ये क्या, ये किस लिए? ये हम तो जानते नहीं इस संबंध में कुछ। अब देवता भगवान उसे क्या जाने रोना राना। उसने कहा ये रोया करेगी। बोले वो किस लिए? बोला रोने से इसके सारे वो हल हो जाएंगे समस्याएं। कैसे? खुश होगी तो रोएगी, दुखी होगी तो रोएगी, कुछ उपलब्धि इसे मिलेगी तो रोएगी, आश्चर्य होगा तो रोएगी, हार जाएगी तो रोएगी, जीत जाएगी, मेडल लाएगी तो रोएगी। बोले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सहन करने का इसका एक सिस्टम है, रोना, जो आदमी के पास नहीं है। तो बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोले हार्ट फेल होकर मरते हैं आदमी, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ये सब होती हैं। इसको मैंने परफेक्ट बनाया है। जब मैंने देख लिया आदमी बना के, पुरुष बना के, कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, वो सारी मैंने इसमें से कट कर दी। ये परफेक्ट बना के भेज रहा हूँ। तो नारद जी उसमें पड़ गए बड़े सोच में कि बोले अच्छा ये परफेक्ट, आप ये मतलब संपूर्ण बना के भेज रहे हैं, ये है। हाँ। बोले और क्या क्या गुण है? बोला ये नृत्य, गायन, उल्लास, ये सब उसके, हंसी खुशी, ये सब इसके सिस्टम में, बेसिक सिस्टम में होगा, जो जीवन भर चलेगा, जो आदमी के में नहीं होता। आपने देखा कि छोटे बच्चे तो सब नाचते हैं, लड़की लड़के सब नाचते हैं, आदमी का नाच गायब हो जाता है, नृत्य उसके जीवन में चला जाता है। भूल जाता है कि हमारे आदि देवता, आदि जो पुरुष हैं, शंकर भगवान, जिन्हें आदि योगी भी कहते हैं, वो नटराज मुद्रा में है, भूल जाता है। बोले ये नहीं भूलेगी। जब से अपने पैरों पर चलना शुरू करेगी तब से इसका नृत्य शुरू होगा, और जब तक राम नाम सत्य होगा तब तक इसका नृत्य चलेगा। आप देखिए कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, उसमें जाते हैं, तो देखो आप आदमियों के उसमें जाइए और बातें होती मिलेंगी, भरकुटियाँ ऐसे तनी हुई होंगी, ऐसे होंगी, ये हो रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे, दर्शन पे, इस पे, उस पे, या कुछ प्लॉट की बातें, क्या खरीद लिया कर लिया होंगे, या दारू वारू पी रहे होंगे। आप फिर उस तरफ जाइए जहाँ औरतों की मंडली है, महिलाएं हैं, तो वहाँ ताली पीट के हंस रही होंगी, और ये और वो खूब अपना उस पर चल रही होगी, चाट की उस पर बातचीत चल रही होंगी, चाट खा रही होंगी, वहाँ आपको हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये आदमी आपको मनहूस बैठे हुए मिलेंगे,
मतलब अगर 25 आदमी हैं तो उनमें एक आदमी कोई मुश्किल से होगा जो कि हंस रहा होगा या खुश होगा, बाकी सब मुंह लटका के बैठे होंगे जैसे इनके कौन मर गया। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ा गजब की आपने चीज़ बताई, इसमें तो कोई कमी नहीं, संपूर्ण है ये तो। नारद जी ने कहा कि कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इसकी कमज़ोरी हो या इसमें कुछ कमी हो या वो। बोले कोई ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस बात को हमेशा भूले रहेगी कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये संपूर्ण है, और इसलिए पुरुष की बातों में आ जाएगी, प्रशंसा से बहुत खुश हो जाएगी। कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर देगा, बड़ी खुश हो जाएगी और उसी समय भूल जाएगी कि ये संपूर्ण है और पुरुष के पीछे हो जाएगी। जबकि इसको समझना चाहिए कि ये अपने आप में पूर्ण है, तो पुरुष का मुकाबला थोड़ी करना है इसे, कोशिश ये करनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने कहा। बोले आपने क्यों नहीं बनाया? बोले मैंने पुरुष कोई कहाँ बनाया संपूर्ण जो इसको बनाता। संपूर्ण बना दूंगा तो सृष्टि का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। ये तो इन दोनों के प्रयास से ही होना चाहिए ना। तो खैर, आप सभी दंपतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रेम से रहिए, एक दूसरे को समझते रहिए और एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आज के लिए इतना ही। एक गांव में एक किसान था, अच्छा खाता पीता अच्छा किसान, पुरानी बात है, पुराने ज़माने की। तो प्रौढ़ावस्था में था तो उसकी पत्नी जो है स्वर्ग से धार गई, बीच मझधार में ही छोड़ के चली गई। एक बेटा था उसके और एक बहू थी। शहर गया था, शाम को घर लौटा तो उसने कहा कि भाई तबीयत मेरी कुछ ऐसी हो रही है ढीली, तो हल्की दाल बना लो, मूंग की दाल बना लो। उसने, लड़के ने जाके अपनी पत्नी से कहा कि मूंग की दाल की कह रहे हैं पिताजी। उसने कहा अजीब तरीके की बातें करते हैं ये, शाम को यहाँ एक बात बताओ, यहाँ गांव में कहाँ से मूंग की दाल पैदा हो जाएगी? उसकी दुकान भी बंद हो गई होगी। एक आध दुकान हुआ करती थी पहले गांव में, किसके मांग के लाऊं, घर में है नहीं, तो ये जो बनाए सो खा लेंगे। लड़के ने जाके बता दिया कि पिताजी ऐसे ऐसे मूंग की दाल तो बन नहीं सकती है, रात में कहाँ से बनेगी, जो बनाए सो आप खा लो। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, खा लेना। सुबह उठा और पास वाले गांव में अपने दोस्त के पास चला गया। अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। तो शादी करना चाह रहे हो? तुम्हारे लिए अभी इस उम्र में लड़की कहाँ से मिलेगी? कोई लड़की नहीं, कोई औरत ऐसी हो जो विधवा हो, जिसका पति ना हो, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगे, अपने दोस्त के यहाँ रहा, लौटा तो अपनी पत्नी को लेके लौटा, आ गया। और वहाँ बेटा बहू जो ऐसी में बड़े भारी मतलब चक्कर में पड़ गए। बोले पिताजी ये क्या मामला है? बोले कुछ नहीं है, मेरी पत्नी है, इसमें मामला क्या है, इसका तो अधिकार है मुझे। ठीक, कोई बात नहीं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन गुजर गए। एक दिन वो चुपचाप उठा शाम के वक्त और उन लोगों से नज़र बचा के और रसोई में देख के आया कि कहीं मूंग की दाल तो नहीं है रसोई में। मूंग की दाल तो कहीं नहीं थी। शाम को 7 बजे उसने कहा कि भाई तबीयत मेरी ढीली हो रही है तो मूंग की दाल खानी है। तो ये सबको सुनाया उसने। तो उसकी पत्नी जो थी, उसने नई नई जो शादी की थी एक विधवा से, वो बोली अभी लाती हूँ। ला के उसने मुश्किल से 20-25 मिनट में मूंग की दाल बना के और फुलके सेक के दे दिए कि ये लीजिए मूंग की दाल। वो बोला कि मूंग की दाल? मूंग की दाल तो घर में थी नहीं। बोले आपको कैसे पता घर में नहीं थी? बोले मैंने सब देख लिया था रसोई में। बोले आपने दाल तो देख ली थी पर मूंग की दाल की बड़ी रखी थी वो नहीं देखी थी। बोले क्या किया? बोले मूंग की दाल की बड़ी 5 मिनट मैंने भिगोई, कूटी, दाल बना के आपको दे दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूंग की दाल है या नहीं है। उसने बेटा बहू बुलाए। बोले देखा? उसने अपने बेटे से कहा कि तेरी माँ अगर होती तो मुझे मूंग की दाल रात को 7 बजे नहीं, रात को 12 बजे भी मिलती, इसलिए मैंने शादी की। आमतौर पे आप देखिए कि जिन लोगों के प्रौढ़ावस्था में या बुढ़ापे में पत्नी नहीं रहती, उनकी बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। और जब पत्नी होती है तो हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। ऐसे ही पति का है। अच्छा, पति के बिना तो चल भी जाता है। स्त्री अपने बच्चों के पास रह लेती है, बेटी के पास रह लेती है, बेटे के पास रह लेती है,
आदमी की बड़ी बुरी स्थिति होती है। इसलिए पत्नी का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अच्छा हर स्तर पे है ऐसा नहीं है कि एक साधारण से मध्यवर्गीय परिवार के लिए ही स्त्री का। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सेक्रेटरी कहीं चली गई तो जो फ़ोन अटेंड करती थी तो 3 दिन तक वो ड्यूटी रूजवेल्ट की पत्नी ने की और किसी को पता नहीं चला। अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी पत्नी 3 दिन तक उसकी, ये कोई किस्सा नहीं है, ये असलियत है, ये संस्मरण में लिखा है। तो पत्नी का रोल बड़ा ज़बरदस्त है अपनी ज़िंदगी में। लोग जो समझ जाते वो समझ जाते। पत्नी बात बना भी सकती है, आपकी बात बना भी सकती है और बात बिगाड़ भी सकती है। समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ा सकती है और आपकी इज्जत का चौका भी फेर सकती है। एक नवाब साहब थे तो उनसे अपनी पत्नी से बहस हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए ये बात सही है कि पूरे शहर में आपकी बड़ी इज्जत है और बड़ा मान है आपका, लेकिन उसमें मेरी भी भूमिका है, मेरा भी रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से। मैंने कहा तुम्हारा क्या रोल है भाई? जो इज्जत है, जो मैंने कमाई है इज्जत, तुम तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तुम कौन सी मतलब तुम्हारी वजह से क्या मेरी इज्जत हो गई जो तुम इसे सब मतलब मन में मान के बैठ गई हो? तो बोले ठीक। तो नवाब साहब का मतलब आदत थी मुशायरा रखने की और दावत रखने की। उन्होंने मुशायरा रखा तो अंदर से आवाज़ आई कि खिचड़ी खिचड़ी मांगता रहता है, कितनी खिचड़ी दूँ तुझे? खिचड़ी और उनको नहीं देनी और बच्चों को नहीं देनी, घर में और मेंबर नहीं है जिन्हें खिचड़ी दूंगी, तू खिचड़ी के लिए कर रहा है, कहाँ से लाऊं खिचड़ी है? वो इतनी जोर से बोली कि सबने सुना। उन्होंने हिसाब लगाया कि भैया नवाब साहब की तो अंदरूनी हालत बड़ी ख़राब है, तो दिखावे का ही मामला है कि इनके यहाँ तो खिचड़ी की भी वो है। अब नवाब साहब ने बहुत तेरा रोका उन्हें, बोले नहीं हम अपने घर पे ही खाएंगे और आप मतलब देर हो गई है बहुत और हम चल रहे हैं और ये सब हो रहा है। मामला बड़ा बिगड़ गया। नवाब साहब आए अंदर, उन्होंने पूछा कि क्या था ये सब? उन्होंने तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी कर दी पूरे शहर में। कल सुबह तक तो बात पूरे उसमें फैल जाएगी कि ये नवाब का तो दिवाला ही पिट गया, इसके घर में तो खिचड़ी के पीछे झगड़ा हो रहा था और इसकी बीवी बच्चे को खिचड़ी देने में मना कर रही थी कि कितनी खिचड़ी खाएगा, खा तो चुका। बोला नहीं बिगड़ेगी बात, आप एक मुशायरा और रख लीजिए मेरे कहने से। बोले अब क्या रख ले, अब कौन आएगा? बोले आप रखो तो सही। फिर हुआ दोबारा से, फिर वही आवाज़ आई। सारे शायर इकट्ठे थे, उनके दोस्त इकट्ठे थे, दावत पे बुलाया गया था, मुशायरा था, दावत थी। फिर वही हुआ, अंदर से आवाज़ आई कि कहाँ से लाऊं खिचड़ी, मेहमान आए हुए हैं, घर में और भी हैं, तू फिर दोबारा आज फिर खिचड़ी के लिए वो कर रहा है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो बोले खिचड़ी भिजवाते हैं सबसे पहले खिचड़ी तो पसंद कर लें, बाकी जो सारी मेवा और मिठाइयाँ बनी हैं, वो सब व्यंजन बने हैं, तमाम तरह की तरकारी बनी है, सब बना वो बाद में भिजवाएंगे, पहले मेहमानों को ही खिचड़ी भिजवाने दे। खिचड़ी खिचड़ी करता रहता है। अब खिचड़ी आई। अब खिचड़ी जो आई उसमें बादाम, काजू, किशमिश, केसर, तमाम जहान के पिस्ता, मेवा, जाने क्या क्या उसमें डले हुए, और खुशबू आ रही उसमें ज़बरदस्त। वो आके सबके सामने परोस दी गई। उन्होंने पूछा नवाब साहब से, बोले नवाब साहब ये क्या मतलब ये पहले से ही मीठा व्यंजन मतलब पहले से ही आ गया, क्या चक्कर? बोले नहीं खिचड़ी है ये। तो बोले आपके यहाँ इसको खिचड़ी कहते हैं? तो बोले हाँ खिचड़ी है, मतलब भोजन और वो सब तो तमाम जो आपके लिए बनाए गए हैं 56 भोग वो तो बाद में आएंगे, खिचड़ी तो पहले चख के बताइए कैसी बनी है। सब लोगों की समझ में आ गया भैया नवाब का तो बहुत ऊंचा हिसाब किताब है। पिछली बार जो खिचड़ी खिचड़ी झगड़ा हो रहा था वो इसके लिए हो रहा था, इतनी महंगी चीज़ और ये इसके लिए मतलब इतना हुआ है। अब फिर मुशायरा ख़त्म हुआ, फिर पहुँचे नवाब साहब। फिर बेगम ने कहा कहिए बात बना दी आपकी? तो बोले सोच समझ के मुझसे पंगा लेना, मैं बात बना भी सकती हूँ, बात बिगाड़ भी सकती हूँ, है ना। पत्नी के साथ में सोच समझ के रहो, बड़े हिसाब किताब से। बात बना भी सकती है और भी 2 मिनट में मट्टी पलीत कर दे, कुछ ऐसा करके। पत्नी का रोल जो है ना एक माँ का भी होता है ज़बरदस्त, और वो रोल ऐसा होता है कि जो बाप कर नहीं सकता कभी। बच्चों को माँ बाप मिलके पालते हैं। बाप कैसे पालते हैं? बच्चा होता है छोटा, वो पूछता है
कि पापा ये सूरज कहाँ से आता है, ये कैसे होता है, क्या होता है। तो बाप बताने की कोशिश करता है कि भाई ये धरती है, पृथ्वी है, इसके चारों तरफ सूरज चक्कर लगा रहा है, जब वो छाया पड़ती है ये होती है, दूसरी तरफ चला जाता है, रात हो जाती है, ये सब समझाता है। बच्चे की समझ में कुछ नहीं आता। जब ये सवाल बच्चा माँ से करता है, माँ क्या जवाब देती है? सुबह सुबह सूरज नहीं उगेगा तो तुम जगोगे कैसे? ये चिड़िया जो चहचहाती हैं, इनकी मीठी मीठी आवाज़ तुम सुनते हो, ये कैसे बोलेंगी? ये फूल कैसे खिलेंगे? बच्चे के समझ में आ जाता है, बोले सही है। इसीलिए कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि माँ जो है वो सबसे पहली गुरु होती है। और ऐसा नहीं है कि पहली ही गुरु होती हो, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि स्त्री एक बहुत बड़े गुरु के रूप में हमारे सामने। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे। जब उनका अमेरिका जाने का समय आया, उस समय तक रामकृष्ण परमहंस जी, उनके जो गुरु थे, वो स्वर्ग सिधार गए थे, वो नहीं थे। शारदा माँ थी उनकी पत्नी। तो उनके पास गए वो, बोले नरेंद्र कहाँ जा रहे हैं? नरेंद्र उनका घर का नाम था, मतलब जो बचपन का। बोले अब तू कहाँ जाने का, तू सुना है तू विदेश जा रहा है? बोले हाँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ। किस लिए? बोले हमारा भारत का जो अहिंसा का संदेश है उसके लिए जा रहा हूँ। आप कोशिश करूँगा प्रचार करने की, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि भारत में अहिंसा का कितना महत्व है और आपके लिए भी अहिंसा का कितना महत्व है। बोले अच्छा तो चल जरा। पहले रसोई जो थी वो बड़ी हुआ करती थी, और हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कार है हमारे, वो ये है कि रसोई में बैठ के ही हम लोग खाना खाया करते थे। ये टेबल पे बैठ के और ये सब तो बाद में अंग्रेज़ों से आया। चौकी वौकी हुआ करती थी और वो तो बोले चल रसोई में चल रहे हैं, तुझे कुछ खिला दूं फिर जाना। माँओं की आदत होती है, वो देख के शक्ल पहचान जाती हैं कि ये वो बेटा है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। कोई लड़का हो, कोई भी आदमी हो, कहे तुझे भूख लग रही है क्या? हाँ ठीक। तो उसी हिसाब से उन्होंने, शारदा माँ ने कहा कि चलो रसोई घर में चलते हैं, कुछ खा पी लो। ठीक। तो बोले मैं सब्जी काट देती हूँ जरा से, वहाँ से चाकू दे देना मुझे, छुरी दे देना। तो स्वामी विवेकानंद ने छुरी उन्हें दे दी, शारदा माँ को। बोले हाँ नरेन, अब तू इस लायक है कि अहिंसा का प्रचार कर सकता है अमेरिका में जाके। बोले अभी क्या हो गया? अभी अभी आपने ऐसे कैसे निर्णय सुना दिया कर सकता है? बोले तूने जो छुरी दी मुझे, वो हत्या की तरफ से पकड़ के नहीं दी, तेने जिधर धार होती है छुरी की उधर से पकड़ के दी, जिससे कि मैं हत्या की तरफ से पकड़ सकूं। ये तेने पहले से ही ध्यान रखा कि कहीं मेरे चोट न लग जाए। तो ये जिसके मन में अहिंसा हो, जिसके विचारों में अहिंसा हो, जिसके आचरण में अहिंसा हो, वही दूसरों को पाठ पढ़ा सकता है। और आजकल क्या होता है, दूसरों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और खुद उनको निगाह पलटते ही अपने कर्मचारियों को डांटने में लग जाते हैं। होता है ना, बहुत सी जगह देखें प्रवचन होते हैं तो वहाँ बड़ा समझाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी को ठेस न लगे, और करुणा और ये सब। और ज़रा सी कोई वो गलती कर दे कर्मचारी तो उसे डांट देते हैं, फटकार देते हैं। ठीक है ना। तो खैर मैं कह रहा था कि स्त्री जो है वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आपके गुरु की एक तरह से आपसे मिल सकती है, आपको ऐसा ज्ञान दे सकती है जो शायद आपको न मिला हो। स्वामी विवेकानंद का एक दूसरा वो बताता हूँ मैं संस्मरण, कि एक राजा के यहाँ गए हुए थे, सब भोजन हुआ, सब बातचीत हुई। तो फिर वो उन्होंने कहा कि आपके लिए कुछ और भी हमने इंतज़ाम किया है, स्वामी जी आइए बैठिए। बैठ गए। तो वहाँ पे एक नर्तकी आई और वहाँ आके खड़ी हो गई। बोले बोले ये अब क्या कार्यक्रम है? बोले अब ये गाना गीत सुनाएंगे आप। स्वामी विवेकानंद वहाँ से उठ के चलने लगे कि ये मुझे क्षमा करें, मैं चल रहा हूँ। तो वो चलने लगे, जैसे ही मुश्किल से दरवाजे तक पहुँचे ही होंगे कि उनके कानों में एक
आवाज़ सुनाई पड़ी। वो क्या थी? प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। मीराबाई का पद, उनका भजन, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये सुनते ही स्वामी जी पलट गए, खड़े हो गए। वो बैठ के गा रही थी, खुद भी बैठ गए, हाथ जोड़े, बोले क्षमा करना, बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, मैंने पता नहीं क्या सोचा, और तुमने तो आज मुझे ज्ञान दे दिया कि मैं पहले से ही मान के बैठा हुआ था कि ऐसा होगा, कि कुछ ना कुछ ऐसा गीत गाना यहाँ होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा या मेरे उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो संन्यास ले चुका। यहाँ पर भी ये पता चलता है कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के भी बारे में, कभी भी। ये सबसे ख़राब चीज़ है जजमेंटल होना। और मैंने कहा ना कि माँ सबसे पहली गुरु होती है। इसका एक और वजह भी होती है कि वो कुटाई करती है खूब और उस पिटाई का, माँ के द्वारा की हुई पिटाई का किसी भी बच्चे को कोई ध्यान नहीं होता। और आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो अपनी माँ की पिटाई जो है उसको ऐसे सुनाते हैं बड़े खुश होके, और वो भी हंसते हैं और उन्हें सुनने वाली जनता भी हंसती है। माँ की पिटाई जो है एक ऐसे सुनाया जाता है जैसे कोई उत्सव हो, माँ के द्वारा की गई पिटाई, क्योंकि माँ के द्वारा की गई पिटाई इनडायरेक्ट पिटाई होती है। जैसे कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ उसकी बजाय आपके बगल में फेंक के मारी जाएगी, कोई भी चीज़ जो मारी जाएगी, हाथ में आई चप्पल हो या कोई सामान हो, वो वहाँ मारा जाएगा जहाँ आप नहीं हैं, पर आपको ये दिखाया जाएगा कि आपके ऊपर ही मारा जा रहा है। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ है कभी? ऐसा माँ की कुटाई ऐसा है कि कोई जिसकी माँ ने जिसकी पिटाई न की हो, ऐसा कोई वीर या कोई वीरांगना या है? सबकी हुई है। अच्छा, बाप पिटाई कर दे मामला गंभीर हो जाता है। फिल्मों में उनमें देखा होगा आपने, उनमें कहते हैं कि पिताजी अगर आपने बचपन में मुझे चांटा मारा होता तो आज मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता। ये भी ताना है। बाप अगर पिटाई कर दे तो गड़बड़, और न करे तो गड़बड़। ये अच्छा, स्त्रियों के संबंध में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती, बहुत सी ऐसी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे बिल्कुल समझ में आज तक नहीं आई, कि स्त्रियों का डब्बों के प्रति और थैलों के प्रति मोह। जैसे मैं अपने घर का ही बताऊं कि अम्मा जी थी, मैं अपनी माँ को अम्मा जी कहता था, तो घर में से कोई थैला भर के कोई चीज़ ले जा रहा है, भले ही उस थैले में काजू अखरोट बादाम भरे हों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उससे कहा क्या जाता था कि ये थैला वापस आ जाना चाहिए ऐसा ही, ये समझ लेना, नहीं तेरी टांग तोड़ दूंगी घर में घुसा तो। अरे उसमें बादाम रखे हुए हैं 2-4 किलो, या काजू रखे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ और भी उसमें कोई चीज़ है जो दी जा रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है कि लाओ उसे थैले को खोल के देखूं कि इसमें क्या ले जा रहा है क्या नहीं ले जा रहा ना। ये थैला वापस आ जाना चाहिए। ये क्या मोह है? बैग वापस चाहिए किसी भी हाल में। वो मतलब उसमें बैग में 1-8 लाख रुपए का सामान जा रहा है तो ठीक है, ये बैग वापस ले आना, ये मेरी समझ में नहीं आता। एक बार क्या हुआ कि मैं बाहर से आया घर लौट के, तो वहाँ पता चला कि घर में ढूंढ मची हुई है। मैंने क्या हुआ, क्या ढूंढा जा रहा है? बोले डिब्बा ढूंढा जा रहा है। तो मैंने कहा डिब्बा ढूंढा जा रहा है? हाँ ठीक है। फिर मुझे जाना था अगले 2-3 दिन बाद, फिर लौटा मैं, तो पता चला कि फिर वही ढूंढ मची हुई है, डिब्बा ढूंढा जा रहा है। तो मैंने अम्मा जी से पूछा, अपनी माँ से, कि मैंने कौन सा डिब्बा ढूंढा जा रहा है? बोले घी का डिब्बा था। मैंने सोचा घी का डिब्बा था तो मतलब बड़ा डिब्बा कोई होगा उसमें 10-15 किलो घी और वो इधर उधर हो रहा है। तो मैंने वास्तव में ये बड़ी गंभीर बात है। तो मैंने कौन घी का डिब्बा था, कितना बड़ा था? बोले 1 किलो का।
मैंने 1 किलो घी के लिए मैंने आप इतना परेशान हो गई। मैंने अम्मा जी क्या किए कि ऐसी क्या बात हो गई? अरे बोले घी कहाँ था उसमें? मैंने घी कहाँ था उसमें मतलब? बोले खाली था। तो मैंने कि डिब्बा 1 किलो का डिब्बा घी का खाली था, उसे क्यों ढूंढा जा रहा है? 25 साल पुराना डिब्बा था मेरा, पता है तुझे? ये क्या मोह है? मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। ऐसे ही पिताजी के साथ होता था। हाँ भाई तू वहाँ हो आया? हाँ साहब। तो वो मिल गया था माँ? हाँ। उसे वो दे दिया? हाँ। तो उसने वही बात बताई होगी? मैंने कहा हाँ। अच्छा तो फिर अब तू उससे मिलेगा? हाँ। तो वो तो करेगा नहीं कुछ? मैंने नहीं। अच्छा ठीक है, तो उससे भी मिले आना। पर वो भी वही जवाब देगा। अब उससे मिला, उसने वो, उसने क्या, इसने उसने, उसने करते करते ये, अब आप सोचो इन सारी चीज़ों को डिकोड करना मुझे है कि वो कौन है और उसके बाद में फिर वो दूसरा कौन है जिससे इसने काम नहीं किया तो उससे मिलूंगा। क्योंकि प्रॉपर्टी होती थी, बहुत सारी मुकदमे चलते रहते थे, तमाम इधर उधर के फालतू के वो जाते थे। ये सब मुझे डिकोड करना है कि कैसे क्या, मतलब फिर भूल जाते थे, उम्र ज़्यादा हो गई थी तो भूल जाते थे कि किस चीज़ का नाम क्या है। तो घर में कर्मचारी काम करते थे, 2-3 हमेशा उनके साथ रहते थे। तो उनमें से एक आया, उसका नाम था सतीश। वो आया, बोला माता जी, माँ मतलब मेरी माँ से बोला, मैं भी वहीं था, बोले माता जी वो गाजर काटनी दे दो। अम्मा जी ने कहा गाजर काटनी क्या चीज़ होती है, गाजर काटनी दे दो? बोले गाजर काटनी तो कुछ नहीं होते, कुछ नहीं है ना घर में। तो लौट के गया वो कहा साहब वो गाजर काटनी तो घर में है नहीं। घर में नहीं? 10 होंगी कम से कम गाजर काट रही घर में, भिखारी बात कर रहा है, दोबारा जा। फिर आया वो, बोले गाजर काटनी चाहिए। मैं वहीं था, मुझे एकदम दिमाग में आया कुछ, अरे मैंने चाकू मंगा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन और हुआ, वहाँ से आया वो सतीश ही था, उसी पे ज़्यादा बेचारे पे वो होता था इन चीज़ों का संकट। वो आया, बोला साहब यूँ करें कि वो ले आ। अम्मा जी ने फिर कहा कि पूछा नहीं, मैं अपना कुछ पढ़ रहा था उस समय। मैंने कहा पूछा नहीं तेने कि क्या मतलब ये क्या, इससे क्या कर? तो बोले साहब मैं कैसे पूछूँ, कैसे करूँ? तो दोबारा पूछ गया, दोबारा पूछने गया तो वहाँ से आया, बोला सर लोहा कन्नी। लोहा कन्नी तो मेरी तो समझ में नहीं आया। अम्मा जी ने बताया कि वो आयरन मंगा रहे हैं, प्रेस करने के लिए, कपड़ों को प्रेस करने के लिए। पुराने वक्त में उसे लोहा करना कहा जाता था। जब वो लोटे में रख के, कोयले वोले रख के जो उन्हें किया जाता था, तो माता पिता के साथ में ये जो आनंद होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ की पिटाई, डिब्बों का प्रेम, थैलों का प्रेम, फिर पिताजी की बातों को डिकोड करना, है सब इन चीज़ों का आनंद लेना जो है आजकल कम हो गया है। इन सब चीज़ों का ये है। और इस तरह से फिर आगे चल के फिर ये हो जाता है, गृहस्थ का आनंद भी वो हो जाता है, नहीं हिसाब किताब बन पाता। हाँ बात वो आ रही थी, थोड़ा सा विषयांतर हो गया कि पति पत्नी के संबंध और ये सब, इन पे बात हो रही थी। स्त्री बहुत कुछ सहन करती है, स्त्री की सहन शक्ति जो है वो पुरुष से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो अपने पे आती है ना, बदला लेने पे, दंड देने पे, तो फिर वो ऐसा कर देती है कि आदमी चकरहिन्नी हो जाता है, सारी चौकड़ी भूल जाता है उसके तमाम। एक राइटर हुए मोपासा की एक कहानी है कि एक औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी। उसका पति जो था बड़ा शक्की मिजाज का था, हमेशा उस पर शक करता था। उसके 5 बेटे थे, दुनिया जहान का उसे परेशान करता था, उसे प्रताड़ित करता था, पिटाई कर देता था, ये सब तमाम था। आखिरकार एक दिन क्या हुआ कि वो जब बाहर से घर लौटा तो देखा कि उसके 5 लड़के तो घर पे ही हैं, पर पत्नी नहीं है, पत्नी गायब है। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उन्हें बच्चे ने चिट्ठी पकड़ा दी कि ये चिट्ठी दे के चली गई है। चिट्ठी खोली
उसमें लिख रहा था कि ये है वो है, मैं अब ज़िंदगी में कभी लौटूंगी नहीं, मुझे तलाश भी मत करना, तुम्हारी तलाश बेकार रहेगी। और एक ऐसा रहस्य है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या रहस्य? वो रहस्य ये है कि तुम्हारे जो 5 बेटे हैं, इनमें से 2 तुम्हारे नहीं हैं, इनमें से 2 तुम्हारे नहीं हैं, मेरी किसी और से भी मित्रता रही है। जैसा कि तुम शक करते थे, बिल्कुल ठीक करते थे, मेरी किसी और से, इनमें से 2 तुम्हारे नहीं। उस कहानी का अंत ये है कि उसकी ये हालत हो जाती है, वो शक्ल मिलाता है। और उस समय डीएनए टेस्ट करने का ज़माना तो था नहीं कि डीएनए से पता लग जाए कि कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी माँ है। तो वो सिर पटक पटक के मर जाता है। चेहरा मिलाता है, शक्ल मिलाता है, झुंझलाता है, किसी की पिटाई कर, आवाज़ मिलाने की कोशिश करता है, हाव भाव देखता है, आदतें मिलाता है कि ये कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मेरी तरह है कि नहीं है। पंगा नहीं लेने का है, समझे शर्मा जी? समझ गए ना? तो मतलब सोच समझ के। और वैसे भी एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छे पति पत्नी वो होते हैं जो एक दूसरे को समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, और वही प्यार होता है। लेकिन इसमें एक बड़ा संकट है, स्त्री को समझना नामुमकिन जैसी चीज़ है। आप उसे सराह सकते हैं, आप उसे सराह सकते हैं, आप उसे प्रशंसा कर सकते हैं, आप और बहुत से तरीके से उसका मतलब वर्णन कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। ये भगवान के बस की बात भी नहीं है। भगवान ने भी स्त्री को बनाया होगा तो उन्होंने पहले से ही तय कर लिया होगा कि, क्योंकि स्त्री को तो भगवान ने ही भोगता है ना। तो खैर, आज की चर्चा यही, और ध्यान रखिए कि पति पत्नी का क्या महत्व है और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से जीवन गुजारा जा सकता है। तो आज की चर्चा यहाँ पे इतनी ही।